नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बेरोजगारी की। यह एक बहुत ज्वलंत मुद्दा भी है और परीक्षाओं के लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम लोग इस टॉपिक को समझते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि बेरोजगारी है क्या। एक सामान्य सी भाषा में, बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं कि जिसके पास रोजगार ना हो, जिसके पास नौकरी ना हो, ऐसे व्यक्तियों को हम बेरोजगार कहते हैं। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बेरोजगारी को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि हमारे देश में जो बेरोजगारी का आकलन किया जाता है वो NSSO, इसी को हम लोग कहते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसी को हम क्या कहते हैं? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। देखिए हमारे देश में बेरोजगारी का आकलन इसी के द्वारा किया जाता है। तो इसने क्या क्राइटेरिया बनाया है, एक जो है आपसे चर्चा करते हैं। यूपीएससी के इंटरव्यू में एक बार एक प्रश्न पूछा गया जो है कि एक 70 वर्ष का एक व्यक्ति है, आपसे भी मैं पूछ रहा हूं, आप भी बताइए कि एक 70 वर्ष का एक व्यक्ति है और इसे रोजगार की तलाश है। ठीक है, तो इसे रोजगार की तलाश है और इसे रोजगार नहीं मिल रहा है, इसके पास रोजगार नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? क्या ये बेरोजगार है? आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, तो क्या ये बेरोजगार है? तो अभी जो मैं आपको बताने चल रहा हूं उसी में हमें इस प्रश्न का भी उत्तर मिल जाएगा। देखिए बेरोजगारी की जो डेफिनेशन है उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति, इसको पहले एक सिंपल वे में समझते हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कार्य करने का इच्छुक हो लेकिन उसे उसकी क्षमता और योग्यता के अनुरूप रोजगार ना मिले, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को बेरोजगार और उसकी स्थिति को क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन दो बातें मैंने आपको बताई कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कार्य करने का इच्छुक हो, ठीक है, लेकिन इसमें भी बातें हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी कार्य है, तो सपोज करते हैं कि वो मार्केट में, जैसे मान लीजिए कोई प्लम्बरिंग का काम करता है या कोई भी मजदूरी है, एक जैसे मान लीजिए एक राजमिस्त्री है, घर बनाता है। सपोज करते हैं कि उसका जो इस समय रेट है मार्केट में वो 800 रुपए है और आप कह रहे हैं कि नहीं भाई हम 1200 के नीचे काम नहीं करेंगे, तो क्या आप बेरोजगार हैं? तो नहीं, आपको उसमें नहीं माना जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि कार्य करने का इच्छुक होना चाहिए, लेकिन वह भी किस पे होना चाहिए? मार्केट प्राइस पे। यानी कि जो मार्केट में जिस चीज का प्राइस हो, जितना उतने दाम पर, अगर उस मूल्य पर आप काम करने के इच्छुक हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि कार्य करने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये कि जिस कार्य के लिए कि आप अप्लाई करना चाहते हैं या जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है कार्य करने की योग्यता होनी चाहिए। और अगली बात क्या है कि वर्क फोर्स ग्रुप में आपको शामिल होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीन बातें सबसे मस्ट है। कहने का मतलब कि वह व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक होना चाहिए, दूसरी बात उसके अंदर कार्य करने की योग्यता होनी चाहिए, और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे वर्क फोर्स ग्रुप में शामिल होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बात आती है कि आखिर ये क्या होता है। ठीक है, तो अभी देखिए जो इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माना गया है वो ये माना गया है कि 15 से लेकर के 65 वर्ष तक, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति 15 से लेकर के 65 वर्ष के बाहर आता है, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, तो अगर वो 15 से 65 के अंदर आएगा तभी वो किसमें शामिल होगा? बेरोजगार में। ठीक है, तो यहाँ पे तीन बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि कार्य करने का इच्छुक होना चाहिए, उसके अंदर कार्य करने की योग्यता होनी चाहिए, और वो वर्कफोर्स ग्रुप में आना चाहिए। अब देखिए इस प्रश्न का भी उत्तर आपको मिल गया होगा कि अगर वो 70 साल का है और उसे रोजगार नहीं मिल रहा है, तो क्या हम उसे बेरोजगार कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्या एनएसएस उसे बेरोजगार मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। तो अब बात ये भी उठती है, क्या बेरोजगार नहीं तो क्या वो रोजगार परक है? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या करते हैं कि इन्हें आउटसाइड, इन्हें रखा जाता है आउटसाइड वर्क फोर्स। ठीक है, इन्हें आउटसाइड वर्क फोर्स कहा जाता है। ठीक है, देखिए अभी कुछ समय पहले एक भारत के लिए बहुत जो है अभी एक
शब्द आया था, यूपीएससी में भी कई बार ये प्रश्न पूछा गया है और भी परीक्षाओं में, डिविडेंड डेमोग्राफी, यानी कि जनांकीय लाभांश। अगर हम भारत की बात करते हैं तो हमारा जो यूथ है, भारत एक युवाओं का देश है। एक सबसे ज्यादा युवा किस देश में है? हमारे भारत में है, और जो कि सबसे बड़ी कैपिटल होती है, सबसे बड़ी पूंजी होती है। लेकिन अगर हम उनको सही दिशा में मोड़ ले जाए, ठीक है, तो जो कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये वर्किंग वर्कफोर्स है वो पूरी दुनिया में हमारे पास सबसे ज्यादा है, यानी इस एज ग्रुप में हमारे यहाँ सबसे ज्यादा लोग शामिल होते हैं, ठीक है। अब मेरे ख्याल से इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि बेरोजगारी क्या होती है, ठीक है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कार्य करने का इच्छुक हो और उसे उसकी क्षमता और योग्यता के अनुरूप रोजगार ना मिले, तो ऐसे व्यक्ति को बेरोजगार और उसकी स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 बातें बताई। यहाँ से एक प्रश्न देखिए अभी पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेरोजगारी दर को हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स, ठीक है, कि जो वर्कफोर्स मींस हम 15 से 65 वर्ष की बात करें कि जो वर्कफोर्स हमारे पास अवेलेबल है लेकिन बेरोजगार है, और बटे टोटल, ठीक है, टोटल लेबर फोर्स, कि हमारे पास टोटल लेबर फोर्स कितना है, और अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से जो हमारा आंकड़ा निकलता है उसी से हम लोग क्या निकालते हैं? बेरोजगारी दर को निकालते हैं, ठीक है। आगे चलिए, और मैंने आपको पहले बताया कि हमारे देश में जो बेरोजगारी का आकलन किया जाता है वो NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि बेरोजगारी का आकलन भारत में किसके द्वारा किया जाता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? NSSO के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब चलिए, और ये वर्किंग वर्कफोर्स ग्रुप भी आपको याद रखना है 15 से लेकर के 65 वर्ष तक। हाँ, लेकिन अगर हम लोग नेशनल लेवल पर बात करते हैं तो हमारे देश में ये जो है वो 14 से लेकर के 59 वर्ष तक ही माना गया है। आप जानते हो कि हमारे यहाँ जो है आर्टिकल, अगर हम एक संवैधानिक उपबंध की बात करते हैं तो हमारे यहाँ आर्टिकल अनुच्छेद 24 में, ठीक है, शायद हाँ 24 ही तो है, ठीक है, 24 में क्या है कि 14 वर्ष के जो है तक के बालकों को कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध है। तो हमारे यहाँ जो ये वर्किंग वर्कफोर्स ग्रुप माना गया है वो 14 से लेकर के 59 वर्ष माना गया है, लेकिन अगर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं तो वहां पे इसको 15 से लेकर के 65 वर्ष तक माना गया है, ठीक है। आइए अब हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज और कि जैसे मान लीजिए अभी मैंने इतनी बातें आपको बताई, तो क्या जो है मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, सपोज करते हैं चोरी कर रहा है, कोई डकैती कर रहा है, ठीक है, तो क्या उसे रोजगार, भाई देखिए उसके पास पैसा तो आ ही रहा है, रोजगार तो उसको मिला ही, वो चोरी कर रहा है, ये भी तो डकैती है, गांजा बेच रहा है, तो भी जो है रोजगार मिला हुआ है, लेकिन तो क्या उसको हम इसमें शामिल करेंगे? बिल्कुल नहीं, ठीक है। यहाँ पे 2 बातें आपको और याद रखनी है, ठीक है, आइए आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात तो ये होती है कि इससे जो है इनकम जनरेट होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए? इनकम जनरेट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हैं और सपोज करते हैं उस काम का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, कहने का मतलब जब आप किसी गुड्स या सर्विस, किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन कर रहे हैं तभी जाहिर सी बात है कि तभी आपका जो है इनकम जनरेट होगा, और इनकम जब तक नहीं जनरेट होगा तब तक आपका जो है योगदान, कंट्रीब्यूशन जो होगा आपका वो नेशनल इनकम में हो ही नहीं सकता है। अब बात यहाँ पे उठती है कि इनकम जनरेट होना चाहिए, तो सीधी सी बात है, अभी मैंने आपको बताया कि जैसे कोई चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, अफीम बेच रहा है, तो इससे भी तो इनकम जनरेट हो रहा है, तो क्या ये जो है बेरोजगारी जो है उसमें शामिल किया जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जो है इसमें एक कंडीशन और भी होना चाहिए कि वो हमारी नेशनल इनकम में काउंट होना चाहिए, नेशनल इनकम में कंसीडर होना चाहिए, ठीक है। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि जैसे जितने भी माफिया है, स्मगलर हैं, वो कितना भी पैसा कमाए, लेकिन NSSO हमारा उन्हें क्या मानता है? बेरोजगार मानता है, ठीक है। तो चलिए, तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ठीक है, कि इनकम भी जनरेट होना चाहिए और वो इनकम जो है नेशनल इनकम में काउंट होना चाहिए, हमारी जीडीपी में काउंट होना चाहिए, ठीक है। और बाकी इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग आगे चलते हैं कि बेरोजगारी कितने प्रकार होते हैं और इसको कैसे कैसे डिफाइन किया गया है, ठीक है। देखिए, अगर हम मूल रूप से बेरोजगारी की बात करते हैं तो देखिए बेरोजगारी मूल रूप से 2 तरीके की होती है, ठीक है। एक को हम लोग कह सकते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी, एक को हम कह सकते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी, और दूसरा है चक्रीय बेरोजगारी।
एक हमारा संरचनात्मक बेरोजगारी, दूसरा है चक्रीय बेरोजगारी। देखिए संरचनात्मक बेरोजगारी जो होती है वह पूंजी की कमी के कारण उत्पन्न होती है, पूंजी की कमी के कारण। एक बार एसएससी में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वह कौन सी बेरोजगारी है जो पूंजी की कमी के कारण उत्पन्न होती है, तो आप लोग कह सकते हैं कि वह बेरोजगारी जो पूंजी की कमी के कारण उत्पन्न होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। दूसरी तरफ हम लोग कह सकते हैं चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है, तो जब किसी वस्तु की मांग में कमी के कारण, ठीक है। अब हम लोग कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु की मांग में कमी के कारण कोई बेरोजगारी उत्पन्न होती है तो उसे हम लोग चक्रीय बेरोजगारी यानी कि साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बात और समझना है कि ये जो संरचनात्मक बेरोजगारी होती है इसका जो स्वरूप होता है ये अस्थायी होता है। ये भी कई बार पूछा गया है कि अस्थायी बेरोजगारी किसे कहते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी को। लेकिन अगर हम लोग चक्रीय बेरोजगारी की बात करते हैं तो इसका जो स्वरूप होता है वो कैसे होता है, अस्थायी होता है, ठीक है। इसका स्वरूप कैसे होता है, अस्थायी होता है। आइए जरा इसको समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए और हाँ, ये जो बेरोजगारी होती है वो मूल रूप से विकासशील देशों में पाई जाती है, ये बेरोजगारी विकासशील देशों में पाई जाती है। और अगर हम चक्रीय बेरोजगारी की बात करते हैं तो ये जो है विकसित देशों में पाई जाती है, विकसित देशों में। अब देखिए जैसे अगर हम संरचनात्मक बेरोजगारी की बात करते हैं तो जैसे हमारा भारत है, आप जानते हैं कि हमारा देश काफी समय तक ब्रिटिश औपनिवेशिक रहा, बहुत लंबे समय तक जो है अंग्रेजों के अधीन रहा। तो इन लोगों ने क्या किया कि हमारी धन संपदा, हमारी वैभव संपदा का अकूत मात्रा में जो है इन्होंने विदोहन किया और बहुत सारा धन संपदा ये यहाँ से लेकर के चले गए। यानी कहने का मतलब ये हुआ था कि जो हमारी पुराने जो हमारे संसाधन थे, हम जो है हमारे पास पूंजी की कमी हो गई, और जो पूंजी की कमी उस समय थी वही पूंजी की कमी आज भी वर्तमान समय में विद्यमान है, ठीक है। एक इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई आपका एक एरिया है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग यूपी के अयोध्या से बिलोंग करते हैं। अब सपोज करते हैं कि जैसे हमारे सपोज क्या करना है, जैसे हमारे यहाँ आलू का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, इसके अलावा भी बहुत सारी फसलें होती हैं जिनका उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है। अब जैसे क्या है कि आलू का उत्पादन हो रहा है, अब यहाँ पे अभी कोई अगर इंडस्ट्री लगा दिया जाए, मान लीजिए चिप्स बनाने की कोई इंडस्ट्री लगा दिया गया, तो इससे क्या होगा कि इससे जो है किसानों को उनका सही रेट मिल जाएगा, उनका जो है उन्हें उचित दाम मिलेगा, और इसके साथ साथ यहाँ के बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है कि अब बात ये उठती है कि ये इंडस्ट्री लगाने के लिए पूंजी होनी चाहिए, और ये पूंजी की कमी विद्यमान है, ये पूंजी नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ है कि जैसे मान लीजिए एक बार 100 करोड़ का हमने या 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उससे रोजगार तो मिलेगा ही, जीडीपी में भी कंसीडर होगा, लेकिन बात उठती है कि ये पूंजी आए कहां से। तो समस्या ये है कि पूंजी की कमी, और इसीलिए ये जो बेरोजगारी होती है इसका जो स्वरूप होता है वो अस्थायी होता है। बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि पूंजी की कमी के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। इसका जो स्वरूप होता है ये अस्थायी होता है, और यह बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है, विकासशील देशों में पाई जाती है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि हमारे भी देश में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। दूसरी तरफ हम लोग बात करते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की। साइक्लिकल का मतलब ये होता है कि जैसे आइए इसको ऐसे, जैसे मान लीजिए इसको चक्र के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि जैसे जब किसी वस्तु की मांग में कमी हो गई, सीधी सी बात है, जब किसी वस्तु की मांग में कमी हो गई तो जाहिर सी बात है कि मांग में कमी होने से क्या होगा, निवेश में कमी हो जाएगी। क्या होगा, निवेश में कमी हो जाएगी। जब निवेश में कमी होगी तो जाहिर सी बात है कि इससे क्या होगा, उत्पादन में कमी होगी, उत्पादन में कमी होगी। जब उत्पादन में कमी होगी तो इससे क्या होगा, रोजगार में कमी होगी, रोजगार में कमी होगी, और रोजगार में कमी होने से क्या होगा कि बेरोजगारी में वृद्धि होगी, बेरोजगारी में वृद्धि होगी। यानी कि जब किसी वस्तु की मांग में कमी होती है तो निवेश में कमी होगी, निवेश में कमी होगी तो रोजगार, उत्पादन में कमी होगी, उत्पादन में कमी होगी तो रोजगार में कमी होगी, और जब रोजगार में कमी होगी तो बेरोजगारी में वृद्धि होगी, ठीक है।
तो हम लोग कह सकते हैं कि ये लेकिन एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। जब वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है तो वृद्धि होने से क्या होता है, निवेश में भी वृद्धि होगी, निवेश में वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी तो रोजगार में वृद्धि होगी, रोजगार में वृद्धि होगी तो बेरोजगारी में कमी होगी। और इसीलिए ये जो होता है चक्र इसका चलता रहता है, इसीलिए इस बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। ये बेरोजगारी जो होती है वो मूल रूप से विकसित देशों में पाई जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं, और इसका जो स्वरूप होता है वो कैसा होता है, अस्थायी होता है, ठीक है। तो ये जो दो बेरोजगारी है मूल रूप से, इसके अलावा भी हमारे देश में विभिन्न प्रकार की बेरोजगारियां पाई जाती हैं। आगे चल करके हम लोग उन चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इसके अलावा और कौन कौन सी बेरोजगारी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, आइए हम लोग देखते हैं कि इसके अलावा और बेरोजगारी के कितने स्वरूप होते हैं, ठीक है। अगला हमारा और भी बेरोजगारी के अन्य प्रकार में अगर हम बात करते हैं, बेरोजगारी के अन्य प्रकार, ठीक है। इसमें है आपका मौसमी बेरोजगारी, इसी को हम लोग सीजनल कहते हैं। दूसरा है शिक्षित बेरोजगारी, अगला है घर्षणात्मक, इसी को फ्रिक्शनल कहते हैं। आगे है अदृश्य, इसी को प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी कहते हैं। इसके अलावा औद्योगिक बेरोजगारी, ठीक है। देखिए अब हम लोग बात करते हैं बेरोजगारी के अन्य प्रकार की, ठीक है। चलिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं मौसमी बेरोजगारी की। देखिए ये भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, मौसमी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है। तो जो मौसमी बेरोजगारी होती है ये मूल रूप से भारत के कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है, हमारे देश के कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे आप जानते हैं कि अभी जैसे गेहूं की कटाई का समय आता है, जब उसका इसीलिए इसको हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जैसे गेहूं की कटाई का समय आता है तो उस समय क्या होता है कि सारे लोगों को लगभग रोजगार, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाता है। धान की रोपाई का समय आता है तभी बहुत सारे लोग रोजगार में संलग्न हो जाते हैं। लेकिन जैसे मौसम जो है हमारा प्रतिकूल हुआ, या कह सकते हैं कि धान की रोपाई का समय चला गया, तो उसके बाद फिर से सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। लेकिन फिर से कोई खेती में समय आया ऐसा कि जिसमें ज्यादा लोगों की आवश्यकता है तो फिर से लोगों को रोजगार मिल सकता है। यानी कि ये लोग जो है मौसम के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जो मौसम के कारण, यानी वह बेरोजगारी जो मौसम के कारण उत्पन्न होती है, ऐसे बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी तथा ऐसे व्यक्तियों को मौसमी बेरोजगार कहते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और यह बेरोजगारी भारत के कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है। आगे है हमारा शिक्षित बेरोजगारी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये शिक्षित बेरोजगारी, ठीक है। देखिए जैसे आज के ट्रेंड की अगर हम बात करते हैं, शिक्षित बेरोजगारी क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी हमारा यूथ है और वो मान लीजिए उसके पास योग्यता है, वो नेट है, पीएचडी है, या बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं हमारे साथी हैं कि जिन्होंने जो हाईली क्वालिफाइड है और उन्हें उनकी योग्यता से नीचे काम करना पड़ रहा है, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए कि आपने पीजी किया है और आप जो है जो पीजी करने के बाद में या आपकी एक जो है एक मानक था, आपने बनाया था कि हम इस लेवल पे काम करेंगे, और आपने क्लर्क की नौकरी कर लिया, आपने चपरासी की नौकरी कर लिया, तो रोजगार तो आपको मिल गया, रोजगार तो है आपका, लेकिन आपको आपकी योग्यता के अनुरूप रोजगार नहीं मिला है। या यूं कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप स्नातक हैं और स्नातक में जैसे मान लीजिए हमने कहा कि आप ग्रेजुएट हैं और आप ग्रेजुएट हैं और आप यूपीपी में कांस्टेबल हैं, ठीक है, आप यूपीपी में हैं और आपको यहाँ पे कहाँ होना चाहिए, यूपीएसआई में होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप ग्रेजुएट हैं
तो अगर आपको यूपीएसआई के बजाय एसआई के बजाय अगर आप कांस्टेबल की जॉब कर रहे हैं तो आप क्या है, मूल रूप से शिक्षित बेरोजगार हैं। कहने का मतलब यह है कि जब किसी व्यक्ति को उसकी शैक्षिक योग्यता के अनुरूप रोजगार नहीं मिलता है तो ऐसे व्यक्तियों को शैक्षिक बेरोजगार और उनकी स्थिति को शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछा गया, थोड़ा सा टिपिकल भी है। आइए इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखिए जो घर्षणात्मक बेरोजगारी है, इस तरफ हम लोग एक कॉलम बनाते हैं इफिशियंसी, दूसरा है वैकेंसी और तीसरा है स्टेटस। जैसे कहने का ये तीन चीजें हैं, तीन कंडीशन है हमारे सामने। ठीक है, इफिशियंसी मतलब दक्षता, किसी भी काम करने की दक्षता, और यहाँ पे क्या है, वैकेंसी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, क्या स्टेटस है उसका। ठीक है, अभी हम लोग आगे बताएंगे क्या है। जैसे मान लीजिए आपके अंदर किसी काम को पहली कंडीशन ये है कि मान लीजिए आपके अंदर किसी काम को करने की इफिशियंसी है, दक्षता है, दूसरी तरफ क्या है, लेकिन वैकेंसी नहीं है। ठीक है, तो स्टेटस आपका क्या होगा कि आप यहाँ पे अनएम्प्लॉयड होंगे। क्या होंगे, अनएम्प्लॉयड यानी कि बेरोजगार होंगे। ठीक है, अगली कंडीशन क्या होती है कि मान लीजिए कि इफिशियंसी ही नहीं है, वैकेंसी है, तो उस स्थिति में भी क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि इफिशियंसी ही नहीं है, दक्षता ही नहीं है, वैकेंसी तो बहुत सारी है, लेकिन उस काम को करने की इफिशियंसी या योग्यता अगर हमारे अंदर नहीं है तो भी रिजल्ट में हमको क्या मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अब अगली बात हम लोग करते हैं, इफिशियंसी भी है, वैकेंसी भी है उसी रेशियो में, तो यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉयड होगा। ठीक है, अगर इफिशियंसी भी है, किसी काम को करने की दक्षता भी है, वैकेंसी भी है, तो क्या होगा, एम्प्लॉयड होगा, रोजगार मिलेगा। और चौथी कंडीशन क्या होती है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि इफिशियंसी भी है, वैकेंसी भी है, लेकिन स्टेटस में क्या है, बेरोजगार है। क्या है, बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है। क्या ये स्थिति हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जैसे और ये जो हमारी जो है स्थिति होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी इसी को हम लोग कहते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, घर्षणात्मक बेरोजगारी। ठीक है, जैसे कहने का मतलब कि इफिशियंसी भी है, काम करने की योग्यता भी है, वैकेंसी भी है, लेकिन हम काम नहीं करना चाहते। ठीक है, हम वो काम नहीं करना चाहते, या फिर आप एक काम को छोड़कर, सपोज करते हैं कि आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आप अपने जॉब से संतुष्ट नहीं हैं, फिर आप उस जॉब को छोड़कर कहीं जब दूसरी जगह जाते हैं तो दूसरी जगह तुरंत तो आपको जॉब मिल नहीं जाता। मान लीजिए इस दरमियान आप 1 महीने 10 दिन 15 दिन जो बेरोजगार रहते हैं, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, अगला है हमारा अदृश्य या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी पिछली बार यूपीएसआई में भी प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, कि अदृश्य बेरोजगारी किसे कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू, मान लीजिए कोई किसान है, एक फैमिली है, मान लीजिए कोई फैमिली है, एक परिवार है, और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि उसके पास कितना लैंड है, और मान लीजिए वो किसी वस्तु का प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक, चलिए, एक फैमिली है, लैंड और प्रोडक्शन। मान लेते हैं कि इस फैमिली में 3 लोग हैं, 3 मेंबर हैं, सपोज करते हैं 3 मेंबर हैं, और इनके पास जो टोटल लैंड है वो 1 एकड़ है, और ये मान लीजिए गेहूं का प्रोडक्शन करते हैं 20 क्विंटल, 20 क्विंटल गेहूं का प्रोडक्शन करते हैं। अब क्या हुआ कि यहां से एक लोगों को मान लीजिए कहीं अन्यत्र रोजगार मिल गया, या फिर वो जो है उन्होंने कहीं दुकान खोल दिया, या फिर और किसी रोजगार में वो चले गए। एक व्यक्ति यहां से क्विट कर जाता है। अब यहाँ पर कितने लोग बचे, 2 लोग। लैंड कितनी है इनके पास, 1 एकड़। ठीक है, और प्रोडक्शन कितना अभी भी हो रहा है, 20 क्विंटल।
ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति के जाने से इसके उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वास्तव में यहाँ पे 1 एकड़ जमीन में, 1 एकड़ लैंड में 3 लोगों की आवश्यकता नहीं थी, जबकि इसमें 3 लोग संलग्न थे और बाहर से देखने में लग रहा था कि इनको रोजगार मिला हुआ है, जबकि मूल रूप में क्या थे, बेरोजगार थे। यानी कि ऐसे व्यक्ति, और ये जो बेरोजगारी होती है हमारे भारत के कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है, कि कहने का मतलब वो कि बाहर से देखने में लग रहा था कि इनको रोजगार मिला हुआ है, लेकिन ये वास्तव में बेरोजगार हैं। लेकिन ये लोग बाहर से दिखाई नहीं पड़ते, ये अदृश्य होते हैं। इसीलिए इस बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी या फिर छिपी बेरोजगारी कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि भारत के कृषि क्षेत्रों में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों का संलग्न होना ही अदृश्य बेरोजगार या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है, और ऐसी स्थिति को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अगला है हमारा औद्योगिक बेरोजगारी। औद्योगिक बेरोजगारी का मतलब क्या होता है कि ये भी हमारे देश में बहुत पाई जाती है। ठीक है, औद्योगिक बेरोजगारी जैसे जो है हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिवर्ष बहुत सारे युवा रोजगार की तलाश में शहर जाते हैं, और वहां पर जाने के बाद उनको काफी दिन भटकना पड़ता है। जो है अपने जो भी परिचित होते हैं या फिर जिस जॉब की तलाश में जाते हैं तो काफी दिन उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, ज्यादातर यही होता है। तो ऐसे व्यक्ति, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के रोजगार की तलाश में गांव से शहर जाने और वहां पे रोजगार पाने के बीच की जो स्थिति होती है उसे हम लोग औद्योगिक बेरोजगारी तथा ऐसे व्यक्तियों को औद्योगिक बेरोजगार कहते हैं। आइए हम आप लोगों को बताते हैं कि अब बेरोजगारी के मापन से रिलेटेड कौन कौन सी स्थितियां हैं, किस तरह से हम लोग बेरोजगारी को मापते हैं। देखिए, बेरोजगारी एक बहुत ही ज्वलंत समस्या है जो है आज वर्तमान समय में भी और पहले से भी चली आ रही है। इसी की जो है इस मुद्दे को देखते हुए 1972 में 1972 में एक भगवती कमेटी का गठन किया था और किया गया था, जिन्होंने 1973 में 1973 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। तो इन्होंने बताया कि बेरोजगारी का मापन हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बेरोजगारी को मापने के लिए 3 तरीके की स्थितियां बताई गई। सबसे पहले हमारा यूजुअल स्टेट्स, यानी कि जिसे हम सामान्य स्थिति कहते हैं। देखिए, जो सामान्य स्थिति होती है इसमें हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को वर्ष में यानी कि पूरे साल भर में अगर 183 दिन काम मिलता है, ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति को पूरे वर्ष में 183 दिन भी काम मिलता है तो ऐसे व्यक्ति को हम रोजगार में मानेंगे। ठीक है, यानी कि अगर आपको इससे कम रोजगार मिलता है तो आप बेरोजगार हैं, लेकिन अगर आपको पूरे वर्ष में 183 दिन का रोजगार मिलता है तो आपको सामान्य स्थिति का रोजगार माना जाएगा। ठीक है, दूसरी बात हम लोग कह सकते हैं, दूसरा हमारा चालू साप्ताहिक स्थिति, इसे हम लोग कहते हैं करंट वीकली स्टेटस। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में अगर आपको किसी भी दिन, अगर किसी भी व्यक्ति को पूरे सप्ताह में एक भी दिन, वो किसी भी दिन हो सकता है, मान लीजिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, किसी भी, मान लीजिए किसी व्यक्ति को केवल एक ट्यूसडे एक दिन का रोजगार मिलता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी व्यक्ति को पूरे सप्ताह में एक दिन का भी रोजगार मिलता है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को रोजगार में माना जाएगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि करंट वीकली स्टेटस में अगर किसी व्यक्ति को पूरे सप्ताह में एक भी दिन काम नहीं मिलता है तो ऐसे व्यक्ति को चालू साप्ताहिक स्थिति का बेरोजगार माना जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देख सकते हैं, अगला है हमारा करंट डेली स्टेटस। ठीक है, इसको हम लोग ये भी देखिए, इसमें सप्ताह को ही काउंट किया जाता है, लेकिन इसमें देखिए जैसे मान लीजिए आप देखते होंगे कि सपोज करते हैं कि जैसे घर पे आपका कोई काम करवाना हुआ प्लम्बरिंग का, आपने प्लम्बर को फोन किया, वो आया और आकर के उसने 2 घंटे में अपना काम पूरा कर दिया। अब 2 घंटे में उसने काम पूरा कर दिया, ठीक है, आपने उसको पेमेंट किया और वो चला गया। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या वो उससे भी नेशनल इनकम में जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, इनकम भी जनरेट हो रही है, तो कहने का मतलब हुआ कि उसका भी रोजगार काउंट किया जाएगा। तो इसीलिए ये जो होती है वो सबसे ज्यादा समय की दर होती है। हमारी जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, 11वीं पंचवर्षीय योजना में
जो बेरोजगारी का मापन किया गया वो करंट डेली स्टेटस को ही आधार बना के किया गया, इसलिए क्योंकि ये ज्यादा समय की थी, ये ज्यादा समग्र है। कैसे? क्योंकि अगर हम मान लेते हैं कि किसी भी दिन अगर कोई भी व्यक्ति है पूरे सप्ताह में किसी भी दिन अगर उसको 1 घंटे का भी काम मिलता है तो उस काम को भी करंट डेली स्टेटस में काउंट किया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो है, और इसमें दो बातें हैं कि अगर किसी व्यक्ति को पूरे दिन में मान लीजिए जैसे 8 घंटे, इसमें जो मानक बनाया गया है वो ये कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को पूरे साल भर में, ठीक है, 273 दिनों का रोजगार मिलता है वो भी 8 घंटे की दर से, तो इसे पूर्ण रोजगार प्राप्त व्यक्ति कहा जाएगा। ठीक है, इसे मानक मानव वर्ष भी हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को दिन भर में 4 घंटे तक काम मिलता है तो 4 घंटे अगर वो 4 घंटे से कम काम करता है तो उसे आधे दिन का रोजगार मानेंगे, अगर वो 4 घंटे से ऊपर काम करता है तो उसे पूरा रोजगार माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि बेरोजगारी के मापने के लिए 3 स्थितियां हैं, एक है आपका यूजुअल स्टेट, दूसरा है करंट वीकली स्टेटस और तीसरा है आपका करंट डेली स्टेटस। यहाँ पे देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस में पूछा भी गया कई बार ये कि जो है निम्नलिखित में से वह कौन सी स्थिति है कि जिसपे बेरोजगारी का मापन नहीं किया जाता है, तो उसमें आपको मंथली दे देगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सामान्य स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एनुअल हम लोग कह सकते हैं कि एनुअल हो रहा है, वार्षिक भी हो रहा है, यहाँ पे साप्ताहिक भी हो रहा है यानी कि वीकली हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डेली हो रहा है, यानी कि एनुअल भी है, वीकली भी है, डेली भी है, लेकिन मंथली बेसिस नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 3 स्थितियों के आधार पर मापन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर किसी व्यक्ति को साल भर में 273 दिनों का रोजगार मिलता है 8 घंटे की दर से, तो ऐसे व्यक्ति को पूर्ण रोजगार प्राप्त व्यक्ति कहा जाएगा। और इसके जो आकलन होते हैं वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, एनएसएसओ के द्वारा किए जाते हैं। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो सामान्य स्थिति है और चालू साप्ताहिक, ये व्यक्ति दर है, इसमें व्यक्ति के काम को काउंट किया जाता है, व्यक्ति को शामिल किया जाता है। लेकिन ये जो हमारा करंट डेली स्टेटस है ये क्या है, समय दर है, ये टाइम रेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा टाइम रेट है, तो टाइम रेट क्या है, करंट डेली स्टेटस, यानी हम डेली स्टेटस को जो मेजर करते हैं या फिर हम वीकली स्टेटस को, सॉरी जो हम डेली स्टेटस को मेजर करते हैं वो हमारा टाइम रेट है यानी कि समय दर है। जबकि जो हमारा यूजुअल स्टेट्स है, जो हमारा करंट वीकली स्टेटस है, ये हमारा क्या है, पर्सन रेट है यानी कि ये व्यक्ति दर है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आने वाली क्लास में हम आपको बेहतर देने का प्रयास करेंगे। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।